जैसे यहाँ पर पोस्ट सर्जरी केयर की बात की कि वहाँ और यहाँ के बीच में डिफरेंस, उसी के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी की सर्जरी हो गई कोलोन कैंसर में तो आफ्टर सर्जरी क्या चीज़ों से हमें बचना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पेशेंट्स के लिए, कुछ एडवाइस आप देना चाहें तो? देखो, एक होता है ना, आपने सर्जरी कर दी, सर्जरी एक खुद में ट्रॉमा है, इसे मेंटल स्ट्रेस। सर्जरी के बाद आपको केयर, एक आपको सर्जिकल पार्ट की केयर है कि भी आप सर्जिकल कोई जोड़ लगाया आपने, वो लीक ना हो, वो केयर हम करते हैं। भी आपका न्यूट्रिशन, आपकी डाइट, वी मैनेज दैट, एंटीबायोटिक्स, आपको इन्फेक्शन वगैरह ना हो, दैट इज एज ए डॉक्टर वी डू दैट। देन यू नीड ए रेगुलर फिजियोथेरेपी, लेग्स की, चेस्ट की, कि आपको कहीं इन्फेक्शन ना हो चेस्ट में, आपके पैरों में कोई क्लोटिंग ना हो, फाइन, तो आपकी मूवमेंट्स, ये सब हम कराते हैं। नर्सिंग केयर, आपको कैनुला लगाना है, वो खराब ना हो, कैनुला में इन्फेक्शन ना हो, दैट इज नर्सिंग केयर। तो वी ऑलवेज डू दैट। अब पेशेंट इसमें क्या कर सकता है? पेशेंट इज लाइक दे कैन हमारे साथ कोऑपरेट करें। अगर हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो उनकी रिकवरी बेटर होती है। बट अगर आप कहते हैं पेशेंट भी हर चीज में कमी ढूंढने लग जाते हैं कि यार आपने ये ठीक से नहीं दिया, आपने वो ठीक से नहीं दिया, यस इट कैन हैपन बिकॉज एवरी नर्स कैन नॉट बी सो एक्सपर्ट व्हाट दे एक्सपेक्ट। सो हमारे यहाँ द नर्सिंग जो है ना, नर्सेज दे आर द बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर। बट अगर उनकी ट्रेनिंग की आप बात करोगे तो उनकी ट्रेनिंग इज नॉट सो गुड इन दिस कंट्री। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस, और जिसके लिए हर डॉक्टर को सुनना पड़ता है हमें कि सर नर्स अच्छी नहीं थी, नर्स ने ये नहीं किया, नर्स ने वो नहीं किया। इस बात का ध्यान नहीं रखा वैसे नहीं। रीजन इज फ्रेशर्स नर्सेज आती हैं, थोड़ा ट्रेन होती हैं, दे आर गेटिंग गुड सैलरी इन यूके, इन दुबई, न्यूजीलैंड, ऑब्वियसली दे विल गो देयर एंड दे हैव अ डायरेक्ट एक्सेस, जल्दी जाना है, चले जाते हैं, उनको मिल जाता है वहाँ पे। जो आपने ट्रेन किया वो चला गया, अब अनट्रेन आपके पास फिर आ गए, फिर से उनको ट्रेन करो। सो आप ये ब्रेन ड्रेन है, आप उनको नहीं रोक पा रहे हो बिकॉज आपको उनको सैलरी सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सैलरी इन प्राइवेट एंड इन गवर्नमेंट, देयर इज अ बिग डिफरेंस। सो लोग हर गवर्नमेंट में जाना चाहेगा, तो जब तक नर्सिंग केयर इंप्रूव नहीं होती है आप सारी केयर नहीं इंप्रूव कर सकते। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूएस एंड इंडिया। राइट। ओके सर, हमने काफ़ी सारी चीज़ों पर बात कर ली। मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है कोलोन कैंसर से रिलेटेड, तो आप उसको चाहे तो एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, या अगर लग रहा है कि हाँ इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना है तो आप उसको प्लीज़ एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि बहुत धारणाएं होती है लोगों के मन में। पहला है कि डाइट और लाइफस्टाइल कोलोन कैंसर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, इस बात में कितने सच्चाई है? सो गुड डाइट एंड लाइफस्टाइल, यस। तो डाइट में क्या आया आपका, मैंने बताया था फैट, मीट, रेड मीट, जिस कोलोन कैंसर का कॉज होता है, प्लस आप फाइबर डाइट नहीं लेते जो जरूरी है लेना। आप डेली रूटीन में देखना कि आप कितना सलाद खाते हो या फ्रूट खाते हो। पहले टाइम में आपकी डाइट ही फाइबर होती थी, अब आपकी डाइट में फाइबर्स नहीं है, और कोलोन के लिए फाइबर डाइट चाहिए सो दैट यू गो फॉर रेगुलर डिफिकेशन, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो, गैस फॉर्मेशन वगैरह ज्यादा ना हो। सो ये आगे डाइट में। फिर आप लाइफस्टाइल की बात करते हैं। लाइफस्टाइल में दो चीज आते हैं, एक्सरसाइज और एडिक्शंस। एक्सरसाइज मीन्स अगर मैं एक रूटीन बनाता हूँ एवरी डे 30 मिनट्स एक्सरसाइज एंड 5 दिन भी एक्सरसाइज करता हूँ, दिस इज फैक्ट कि 20 to 30% मैं अपने कैंसर रिस्क को कम कर सकता हूँ। ओके। क्योंकि फैट कम हो जाएगा, फैट कम होगा, आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी कोलोन की, तो ऑब्वियसली यू कैन डू दैट। ओबेसिटी इज ऑलवेज अ फैक्टर फॉर मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग कैंसर। देन यू आर स्मोकर और एल्कोहलिक, वो भी आपके लाइफस्टाइल में है। स्मोकिंग, अल्कोहल आपकी ओबेसिटी भी बढ़ाएंगे, आपके कार्सिनोजेंस भी बढ़ाते हैं जो कैंसर कॉजिंग आपके जेनेटिक सिस्टम में है। तो ये सारी चीज़ें मिलके, डाइट, अल्कोहल, टबैको प्लस नो एक्सरसाइज, ये आपके कैंसर रिस्क को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, नॉट ओनली कोलोन कैंसर बट ऑल कैंसर्स। ओके तो आप मेरे और भी जितने क्वेश्चंस थे आपने उसको ऑलरेडी सम अप कर दिया है। आई वाज अबाउट टू आस्क कि क्या स्मोकिंग और अल्कोहल से भी कोलोन कैंसर पर इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यस। सो जितने फैक्टर्स कंबाइन होंगे उतना रिस्क बढ़ेगा, जितने फैक्टर्स आप कम करते जाओ उतना रिस्क कम होता चला जाएगा। बट स्मोकिंग इज वन, आई विल से इट शुड बी स्टॉप्ड। यू लिमिट अल्कोहल बट टोबैको शुड बी 0 because smoking causes almost all cancer. All cancer. जबकि पैकेट्स पर लिखा रहता है but still people consume it. पैकेट दिखता थोड़ी, पैकेट तो
इधर सिगरेट बाहर आता है। राइट। हाँ, दूसरा था कि ओबेसिटी से इंटरलिंक्ड है या नहीं कोलन कैंसर। तो ओबेसिटी से कुछ कैंसर्स बहुत अच्छे से लिंक्ड है, जिसमें सबसे कॉमन कैंसर अगर ओबेसिटी से आप लिंक करते हो तो 2 कैंसर हो फीमेल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस का कैंसर। दे आर ऑन हार्मोन डिपेंडेंट। फैट से ही हार्मोन्स बनते हैं फीमेल्स, एंड इसलिए वो ब्रेस्ट कैंसर भी कॉमन है उनमें और यूट्रस का भी कैंसर कॉमन है। बट ओबेसिटी कोलोन कैंसर कैसे करते हैं, दिस इज आवर स्पेकुलेशंस कि जितने आप ओबीज होगे उतना ही आपका फैट इंटेस्टाइन के पास भी होगा, कितना मेजेंट्रिक फैट। जितना मेजेंट्री में फैट होगा उतनी आपकी कोलोन की मोबिलिटी कम होगी, और कोलोन की अगर मोबिलिटी कम होगी तो आपका स्टूल वहीं पड़ा रहेगा, और स्टूल में जो गंदे बैक्टीरिया हैं या कार्सिनोजेंस हैं उतने लंबे कॉन्टेक्ट में रहेंगे। जितना लंबा कॉन्टेक्ट है तो वो उस कैंसर रिस्क को बढ़ा देंगे। बट अगेन नॉट ओनली ओबेसिटी, जब और भी फैक्टर साथ में होने चाहिए तो वो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। तो स्टूल में क्या ऐसे चेंजेस दिखने चाहिए जिसको हम समझ जाएं कि कोलन कैंसर की तरफ इशारा कर रहा है? तो स्टूल में नॉर्मली सबसे पहले जो एक नॉर्मल टेस्ट करते थे, हम करते थे FOBT, दैट इज फीकल फॉर ओकल ब्लड। तो उसमें हम टेस्टिंग करते थे कि ब्लड के सेल्स तो नहीं है ब्लड स्टूल में। अगर स्टूल में आप ब्लड चेक करते थे केमिकल टेस्ट से, और जैसे उसमें ब्लड सेल्स का पता लगता था आपको है, तो फिर आप कोलोनोस्कोपी पे जाते थे भी क्यों आया ब्लड आना ही नहीं चाहिए स्टूल में। फिर स्टूल में ब्लड अंदर से भी आ सकता है, प्लस आपको कोई पाइल्स वगैरह उससे भी आ सकता है, पर पाइल्स का ब्लड हमेशा फ्रेश रेड आएगा, नीचे से आपको पता लगेगा, आप एग्जामिनेशन कराओ पता लग जाएगा पाइल्स है। बट अगर स्टूल के अंदर ब्लड मिक्स होके आ रहा है, इट मीन्स देयर इज समथिंग इनसाइड, जो ब्लीडिंग हुई और स्टूल में मिक्स हुआ, कोई ना कोई अल्सर है अंदर, देन यू गेट इट चेक्ड। तो जरूरी नहीं है वो अल्सर आपका कैंसर का ही हो, टीबी का भी अल्सर हो सकता है, फंगस का भी इन्फेक्शन हो सकता है। एक बीमारी होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सॉरी इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। इन्फ्लेमेटरी बाउल 2 बीमारी आती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज, वो भी हो सकती हैं। वो प्री कैंसरस कंडीशन है, तब उनको डिटेक्ट करोगे तो 10 से 15 साल में ये दोनों बीमारी, एक क्रोन्स एक अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो फिर अगर ये टेस्ट में ब्लड पॉजिटिव आया तो फिर आप स्क्रीनिंग करोगे कि व्हाई। ओके। एक है लास्ट की फाइबर रिच डाइट खाने से कोलन कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। यस, सो फाइबर रिच डाइट, वही मैंने बोला कि अगर फैट कम कर दो और फाइबर बढ़ा दो तो यू कैन अवॉइड रिस्क ऑफ कोलोनिक एंड रेक्टल कैंसर बोथ। ओके। एक है एक और की डाइटरी सप्लीमेंट्स बोला जाता है, जैसे कि प्रोबायोटिक या ओमेगा 3 फैटी एसिड आप कंज्यूम करते हो ज्यादा तो भी कोलन कैंसर के। ये आज का गूगल न्यूज है कि जो ओमेगा फैटी एसिड्स, सो फैट कम करना है आपको। सो फैट 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड एक पॉलीसैचुरेटेड। तो मैं आपको एग्जांपल मक्खन, तो मक्खन इज लाइक पॉली अनसैचुरेटेड, एंड आप घी बना लेते हो उसको गर्म करके वो सैचुरेटेड है। तो वी ऑलवेज से वी शुड नॉट टेक सैचुरेटेड फैट्स, वी शुड गो फॉर पॉली अनसैचुरेटेड, एंड देन ओमेगा फ्री फैटी एसिड्स मींस दे आर इजीली डाइजेस्टेबल। सो इजीली डाइजेस्टेबल है तो इज ओके, but saturated are not easily digested, they are more into getting you cancer. So omega free fatty acids means आप ये मेनली आपके फिश में ज़्यादा होता है, तो इसलिए फिश में प्रोटीन भी है, ओमेगा फ्री फैटी एसिड्स भी हैं, तो लोग प्रमोट करते हैं कि वी शुड हैव दैट डाइट। बट अगर आप जापान का एग्जांपल लेना, सबसे ज़्यादा जापान वाले लोग फिश खाते हैं, उनको स्टोमक कैंसर इज वेरी कॉमन। सो हर डाइट अलग अलग कैंसर से रिलेटेड है, बट जो मेन थीम है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक रेगुलर एक्सरसाइजेस फर्स्ट। जितना आप फैट अवॉइड कर सकते हो यू शुड डू दैट, जितना आप फाइबर ऐड कर सकते हो यू शुड डू दैट। टोबैको 0, लिमिट अल्कोहल, these are 5 things we can do and we should do. This is in our hand. इसके अलावा हमारे हाथ में नहीं है कुछ। राइट, बिल्कुल। लास्ट सर इस सेशन का मेरा आपसे सवाल होगा कि अगर किसी को कोलन कैंसर हो गया तो क्या और लाइफस्टाइल कॉम्प्लिकेशंस हमेशा के लिए रह सकते हैं? जैसे लोगों को लगता है कि मुझे कोलन कैंसर हो गया, मैं ट्रीट भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट कुछ लोगों में जैसे सिटिंग इश्यूज़ की प्रॉब्लम आने लगती है या और भी कुछ। तो आप सर्जन हैं, आप इतनी सारी सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, तो प्लीज़ बताइए कि जैसे अगर कोलन कैंसर हो गया तो लाइफ टाइम कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है? सो इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा जो हमारे पास कॉमनली जो पेशेंट को फियर होता है। कोलोन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट आप रेक्टम कैंसर की जब बात करते हो, रेक्टम कैंसर नीचे तक आ रहा हो, एनल वर्स मींस नीचे तक, तो आप उसको परमानेंट टट्टी का रास्ता बाहर निकाल देते हैं। दैट यू से कोलोस्टमी बैग, यहाँ पे एक बैग लग जाता है।
जिन 100 पेशेंट को मैं एडवाइस करूंगा कि भी आपकी सर्जरी हो गई, आपको परमानेंट बैग लगेगा, 90% सर्जरी नहीं कराएंगे। हाँ, उनको लगता है बैग लग गया मीन्स लाइफ खत्म। बट उनको आपको कन्विंस करना है कि बैग से ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप दौड़ सकते हो, आप भाग सकते हो, आप अच्छा खा सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। तो बैग क्या यहाँ लगा ही रहता है? या बैग लग जाता है, एक प्लास्टिक सा बैग होता है जिसमें स्टूल आता है, देन यू गो टू वॉशरूम एंड जस्ट क्लीन इट। तो ये बाहर दिखते रहता है? यहाँ ये आप कपड़ों में कवर हो जाता है, वैसे नहीं दिखेगा, बट हाँ ये स्किन पे होगा, लाइक ए स्मॉल प्लास्टिक बैग। लेकिन ये लोगों के लिए थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाता है कि? लोग बहुत मानते हैं इसको, बट अल्टीमेटली अगर किसी को देखोगे जिसको बैग लगा हुआ है तो यू विल बी क्लियर कि इससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही। उनको लगता है कि स्मेल आएगी, स्मेल भी नहीं आती बिकॉज प्लास्टिक बैग है, उसमें भी स्मेल भी नहीं आएगी। तो एक ये कोलोस्टमी बैग वाला कॉन्सेप्ट है जो लोग बहुत साइकोलॉजिकली ले लेते हैं और वो उस ट्रीटमेंट के लिए तैयार ही नहीं होते। देन वी हैव मेड ग्रुप, कोलोस्टमी बैग सपोर्ट ग्रुप, जो हम अपने पेशेंटों से मिलवाते हैं। पेशेंट को यू गो एंड मीट हिम एंड स्पीक टू देम कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा 2-3 ऑर्गन्स की सर्जरी में होता है, ऐसे पेशाब की थैली में होता है, पेशाब का रास्ता इधर बनाना पड़ता है, कोलोन के लिए इधर बनाना पड़ता है। कई बार आपको वॉइस बॉक्स कैंसर हो तो आपको यहाँ पे परमानेंट वॉइस बॉक्स निकाल देते हैं। तो ये ग्रुप है जो आप पेशेंट से कनेक्ट करो, ये पेशेंट को ज्यादा कन्विंस कर पाएंगे रेदर देन यू। तो फिर ये कन्विंस हो जाते हैं। पेशेंट टू पेशेंट कन्विंस होना आसान है रेदर देन डॉक्टर कैन कन्विंस देम। पर कोलोन का ये है कोलोस्टमी बैग is only required when it is must. You don't have options. सभी में नहीं होता है? सब में नहीं। और जो सिटिंग इश्यूज वगैरह इस तरह का कुछ फेस सिटिंग इश्यूज ऐसे रेक्टम में यस, कई बार आप मसल्स के पास जाते हो तो वहाँ पेन हो सकता है बिकॉज ऑफ सर्जरी एंड रेडिएशन। इसके लिए हम हमेशा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो मैंने बात की, द वे टू सिट, वो सब आपको सिखाते हैं। क्योंकि आप जितना एरिया में सर्जरी करोगे, ऑब्वियसली आप नर्व्स के पास सर्जरी कर रहे हो, नर्व पेन होगा बाद में, तो यू हैव टू मेक देयर लाइफ पेनलेस। They should be normal. They should be accepted in society. उनको पोटी करने का तरीका, सुसु करने का तरीका, they should know that. उसके लिए occupational therapists होते हैं। तो सिखाया जाता है सब कुछ। तभी मैंने आपको ओंको रिहैब का नाम लिया। ओंको रिहैब is this. Okay.